नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं आदित्य इन्फोटेक की, जिसका आईपीओ जुलाई 29 से खुल रहा है और 31 जुलाई तक ये खुला रहेगा। जानते हैं कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और जिस तरह की हाइप बाज़ार में इस कंपनी के बारे में है, क्या वो सही है, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम जिसको देखकर हमारे रिटेल इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाते हैं, क्या वो जस्टिफाइड है। और आईपीओ की लिस्टिंग के बाद अगर ये ग्रे मार्केट का प्रीमियम अगर सही निकलता है, यानी ग्रे मार्केट का प्रीमियम के ऊपर ये लिस्ट होता है, तो क्या ये लेने लायक है या नहीं। लेने और ख़रीदने की तो हम राय नहीं देते, लेकिन आपको इसका वैल्यूएशन हम बता देंगे। तो देखिए, ये जो कंपनी है, पहली बात आदित्य इन्फोटेक, इसका जो नाम है, इसमें इन्फोटेक से आप ये मत समझिए कि ये कोई इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी से रिलेटेड कंपनी है। आईटी से इनका इतना सा लेना देना है कि ये जो सिस्टम बनाते हैं उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिकली एक सर्वेलेंस प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, यानी कि जैसे सीसीटीवी टाइप की जो कैमरे होते हैं उस तरह के बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये। तो कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो 1995 में नई दिल्ली में इस कंपनी की स्थापना हुई और उस समय इसका नाम परफेक्ट लकी गोल्ड स्टार कंपनी हुआ करता था। 1997 में इन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर, यानी परफेक्ट लकी गोल्ड स्टार कंपनी से चेंज करके इन्होंने अभी जो नाम है आदित्य इन्फोटेक वो कर लिया। तो ये जो कंपनी है आज की तारीख में, जैसे मैंने बताया, एक सीसीटीवी कैमरे और सर्वेलेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी है। सर्वेलेंस सिस्टम का मतलब ये, चाहे वो कैमरे से रिलेटेड हो, चाहे अलार्म से रिलेटेड हो या डोर क्लोजर से रिलेटेड हो, तो वो उस तरह के सारे सिस्टम्स जो है ना ये बनाती हैं। और ये भारत में सर्वेलेंस सिस्टम बनाने में जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं भारत में, उनमें सबसे बड़ी कंपनी है। 21% मार्केट शेयर इसका है। और इसके बिज़नेस की बात करें तो इसके 2 वर्टिकल हैं। जो पहला वर्टिकल है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड आफ्टर सेल्स का, यानी कि ये जो अपने सीसीटीवी कैमरे बनाती है या उससे रिलेटेड उत्पाद ये बनाती है, तो वहाँ पर ये सीपी प्लस ब्रांड से अपने उत्पाद मैन्युफैक्चर करती है और साथ ही साथ उनकी आफ्टर सेल सर्विस भी करती है। ट्रेडिंग की बात करूं तो ये दूसरी कंपनी का उत्पाद भी बेचती है, यानी कि चाइना की कंपनी है दाहुआ, DAHUA। तो ये दाहुआ कंपनी जो है इसके प्रोडक्ट्स भी यहाँ भारत में बेचती है। तो जो इनके खुद के प्रोडक्ट और उनकी जो आफ्टर सेल से जो इनका रेवेन्यू आता है वो लगभग 69% आता है। जो दाहुआ कंपनी के जो प्रोडक्ट्स ये बेचते हैं उनसे इनका जो रेवेन्यू आता है वो 25% आता है। इसके अलावा ये कैमरे या पूरा सिस्टम जो है ना, कैमरे से रिलेटेड किसी भी जगह ये इंस्टॉल भी करते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद जिसको कहते हैं सर्वेलेंस एज ए सर्विस, इसका मतलब ये है कि मैंने अपने सिस्टम्स जो है ना वो एक जगह जाके लगा दिए और वो उनका लीज में लेऊँगा। यानी कि अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपके घर में कि साहब मेरे यहाँ आप सर्वेलेंस सिस्टम जो है ना कम्प्लीटली लगा दो, तो ये कस्टमाइज, यानी आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ये सिस्टम डिज़ाइन करेंगे और अपने उत्पाद जो अपने प्रोडक्ट्स जो हैं उनको आपके यहाँ लगा देंगे। लगाने के बाद उसको मेंटेन भी करेंगे और मेंटेन करने के बाद ये सिर्फ आपको मंथली या जो भी आपका तय होता है उस हिसाब से ये आपसे किराया लेंगे। और प्रोडक्ट जो है ये आपको ख़रीद के लाने की आवश्यकता नहीं है, केवल किराए में आपका काम चल जाएगा। तो ये इनकी सर्विसेज जो टोटल 3 है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड और ये जो सर्वेलेंस एज ए सर्विस है ये। तो यहाँ से इनका जो रेवेन्यू आता है ये लगभग 7% आता है। जब आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपकी पूरे देश में रीच भी होनी चाहिए। तो इनकी ज्योग्राफिकल रीच की बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू भी सेल करते हैं और डायरेक्ट खुद भी सेल करते हैं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू भी सेल करते हैं। तो वो डायरेक्ट सेल्स हो गई। तो 80% सेल जो इनकी है वो इनकी डिस्ट्रीब्यूटर से आती है और 20% सेल ये जो डायरेक्ट खुद करते हैं वहाँ से आती है। 1000 से ज़्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 2200 से ज़्यादा इनके सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं। अब देखिए सिस्टम इंटीग्रेटर्स क्या हुआ, तो देखिए सिस्टम इंटीग्रेटर्स वो लोग होते हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं।
तो इंडिपेंडेंट जो लोग होते हैं वो बाज़ार से मैं कैमरा ख़रीद के आपके यहाँ आते हैं कि भाई आपको लगवाना है क्या, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैमरे को लाके फिट कर देते हैं, अपनी जो लेबर चार्जेस हैं वो ले लेते हैं, प्लस जो इक्विपमेंट का पैसा है वो ले लेते हैं। मतलब कंपनी से उनका कोई लिंक नहीं होता, इंडिपेंडेंटली काम करने वाले होते हैं। इसके अलावा इनके देश भर में 10 वेयर हाउसेज हैं और वो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ ये चारों कोनों में है। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ना वो कडप्पा आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा इन्होंने अपने कुछ एक्सक्लूसिव शोरूम भी खोल रखे हैं। तो वहाँ पर ये CP प्लस गैलरी स्टोर करके इनका नाम से इन्होंने स्टोर खोले हुए हैं, जहाँ पर जाके आप प्रोडक्ट देख सकते हैं और जाके ख़रीद सकते हैं। तो ऐसे जो उत्पाद, ऐसे जो इनके सेंटर्स हैं उसकी संख्या 69 है। अब जो इम्पॉर्टेंट इसमें बात है वो ये है कि इन्होंने एक 2017 में डिक्सन के साथ एक जॉइंट वेंचर किया। वो डिक्सन वही कंपनी है जो डिक्सन लिमिटेड जो EMS कंपनी है, ठीक है। तो उनके साथ 2017 में इन्होंने जॉइंट वेंचर किया 50-50 से। तो वहाँ पर इन्होंने अपने यहाँ यानी एक कैप्टिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। वो इसलिए लगाया कि देखिए इनकी जो है एक्सपर्टाइज वो इतनी ज़्यादा नहीं है किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करने की जितनी कि डिक्सन के साथ है। तो एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट इन्होंने कर लिया और उसके थ्रू इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी, खुद की कैपेबिलिटी जो है ना वो बढ़ाई। फिर सितंबर 2024 में इन्होंने वो जो 50% जॉइंट वेंचर जो इन्होंने किया था, जिसमें डिक्सन का 50 था और इनका आदित्य इन्फोटेक का 50 था, उसमें डिक्सन का स्टेक इन्होंने ख़रीद लिया। और ख़रीदने के बदले डिक्सन को उन्होंने पैसे नहीं दिए, पैसे की जगह ये आदित्य इन्फोटेक जो मेन कंपनी है उसके शेयर जो है डिक्सन टेक्नोलॉजी को दे दी। तो इस तरीके से आज की तारीख में डिक्सन टेक्नोलॉजी के पास इस कंपनी के 73 लाख शेयर हैं और वो उस जॉइंट वेंचर के कारण है। फिर जो इनके साथ एक ख़ास बात है, जो अभी एक इस सर्वेलेंस सिस्टम वाली जो कंपनीज हैं उनके लिए एक पॉजिटिव बात है, वो ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटी जिसको बोलते हैं, मेटी, वहाँ उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें ये कहा है कि सब भारत में जितने कैमरे बिकेंगे ना, ये CCTV कैमरे, तो अप्रैल 2025 से उन्हें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन STQC वो उनको लेना पड़ेगा। अब जब सारे कैमरेज जो हैं वो एक, ये आप ऐसे समझ लीजिए कि जो बाकी इक्विपमेंट पर, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और बाकी सब पे जो BIS स्टैंडर्ड आता है ना, उस तरह की चीज़ है ये। तो CCTV में एक स्टैंडर्डाइज बनाने के, एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए कि सब हैकिंग नहीं हो जाए उनकी, या कोई कैमरा जो है, कैमरा तो आपने घर में लगा लिया लेकिन आप हो सकता है वो आप ही की पिक्चर लेके कहीं और भेज रहा हो, तो उस चीज़ के लिए ये स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन उन्होंने आवश्यक कर दिया अप्रैल 2025 से। अब इनको क्या फ़ायदा होगा, देखिए इनके पास ऑलरेडी यानी आदित्य इन्फोटेक के पास जो ये STQC का सर्टिफिकेशन पहले से है, और इनको ये फ़ायदा होने वाला है कि जो कैमरे इंपोर्ट होते थे, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट किसी भी भारत में कोई सरकारी इंस्टीट्यूशन है, उसको कोई ठेका देना है कैमरे इंस्टॉल कराने का, तो पहले क्या होता था, कोई भी जो व्यक्ति होता था वो इंपोर्टेड कैमरे लेके और सिस्टम इंस्टॉल कर देता था। अब उनके पास ये सर्टिफिकेशन तो फ़िलहाल नहीं है क्योंकि उनको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा अभी। तो शॉर्ट टर्म के लिए इनको ये फ़ायदा हो गया कि इनको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज एक तो मिल गया कि जिनके पास इस तरह की कैपेबिलिटी है, इस तरह का सर्टिफिकेशन उनके पास है। तो ये प्लस पॉइंट तो ये है कि बाकी लोग नहीं बेच पाएंगे अपने कैमरे, ये अपने सिस्टम्स और कैमरे बेच पाएंगे, तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जैसे मैंने बताया इनको ठेके मिलना आसान होगा, क्योंकि और जब तक आपके पास ये STQC सर्टिफिकेशन नहीं होगा तो आप बेच नहीं पाएंगे। अब पॉइंट नंबर 3 वो ये है कि जो फॉरेन जो ब्रांड्स जो हैं उनके लिए एक और हेडेक हो गया, जो नॉन सर्टिफाइड है ना उनके लिए तो ये एक और हेडेक हो गया। तो आप पहले प्रोसेस में जाओ, ठीक, ये तो पहले से सर्टिफाइड है, तो अब वहाँ पर आप पहले अपने टेस्टिंग के लिए दो, फिर वो सर्टिफिकेशन को जांचेंगे। तो सरकारी काम में जितना टाइम लगता है उतना टाइम इनको, यानी जो अदर कॉम्पिटिटर्स हैं, चाहे फॉरेन के हों चाहे इंडियन हो, उनको इस सर्टिफिकेशन को लेने में लगेगा। तो इनके लिए फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में फ़ायदे की बात है। अब बात करते हैं कि इस
इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है। तो देखिए, एक तो इनका जो डिक्सन के साथ जो जॉइंट वेंचर और डिक्सन के साथ जो रिलेशनशिप है ना, ये इनके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि डिक्सन जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी मानी हुई कंपनी है, और उनकी रिलेशनशिप चाहे वो जॉइंट वेंचर हो या नहीं हो, ठीक है ना, वो इनके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि उनका सपोर्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे शेयर होल्डर हो या दूसरी तरीके से हो, रिलेशनशिप तो कायम रहती है चाहे जॉइंट वेंचर ख़त्म हो जाए तो वो इनके लिए एक फ़ायदेमंद है। दूसरी बात क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की इंडस्ट्री है ये लगातार बढ़ रही है, और ऐसा अनुमान है कि 2025 से 2030 के बीच में 16% की ग्रोथ करेगी पर एनम, मतलब हर साल 16% की दर से बढ़ेगी। और आप सब लोग जानते ही हैं कि चाहे कोर्ट्स हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हों, चाहे जैसे पुलिस है या और दूसरी एजेंसीज़ हैं, या हॉस्पिटल हो या बिल्डिंग्स हो या इवन दुकानें हो, इंडिविजुअल घर हो, हर जगह जो है सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। और आजकल तो पुलिस का एक स्टैंडर्ड जो है वो तरीका ये हो गया है कि पहले सीसीटीवी कैमरे, कोई अपराध हो जाता है तो उस क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे वो जांचती है ताकि उनको मदद मिले इससे रिलेटेड। इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही है इन सब चीज़ों को। तो सीसीटीवी कैमरों का यूज़ बढ़ रहा है, और जैसे मैंने बताया कि इसकी ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है, तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है इस कंपनी के लिए। साथ ही जैसे मैंने बताया कि जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट हो गया सीसीटीवी कैमरों के लिए, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। अब वीकनेस की बात करें तो देखिए, बात यह है कि इनका जो रेवेन्यू है ना, उसमें से 25% तो वो दाहुआ जो है चाइनीज़ कंपनी उसके प्रोडक्ट बेचने से आता है। तो मान लीजिए दाहुआ मना कर दे। दूसरी बात क्या है, ये जितने भी सिस्टम बनाते हैं उसमें जो चिप लगती है ना, सेमीकंडक्टर चिप जिसको बोलते हैं, जो उस पर्टिकुलर सिस्टम की जान होती है, तो उसमें से 73-74% ये इंपोर्ट करते हैं चाइना से। और चाइना का हाल आप जानते ही, और पूरे विश्व में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उनको आप समझ ही रहे हैं कि भाई कभी भी कोई भी देश कहता है मैं तो नहीं बेचता, कभी रेयर अर्थ पे कुछ कंट्रोल लगा देंगे, कभी कोई टैरिफ लगा देंगे, कभी कुछ लगा देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर इनका ये हाल हो गया कि वहाँ से इनको चिप नहीं मिली, तो धंधे में इनको प्रॉब्लम आ सकती है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। तो देखिए, ये चूँकि जैसे मैंने बताया सितंबर 24 में इन्होंने मर्जर कर लिया था, यानी वो जो इनका एक जॉइंट वेंचर डिक्सन के साथ था उसको अपने आप में मर्ज कर लिया था, ठीक है। तो वहाँ पर इसके कारण क्या है, इनके जो पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको 2025 के जो मार्च 2025 तक के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। स्टैंड अलोन में बताऊं इनका, मतलब सिर्फ 31 मार्च 2025 को की स्थिति में बताऊं तो 31 करोड़ की इनकी 3100 करोड़ की इनकी करीब करीब सेल थी। आरओई मात्र 10% है, 10% आरओई है। प्रमोटर के पास 77% जो है ना पोस्ट इशू, मतलब हायर प्राइस ब्रांड जो 675 पर अगर ये इशू करते हैं तो प्रमोटर के पास 77% इनके स्टेक होने वाला है। पीई जो है वो है 72 का। अब ये 72 का एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को पीई देना, चाहे उसके डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ कुछ भी रिलेशनशिप हो और चाहे वो इंडस्ट्री 15-16% से ग्रो कर रही हो, तभी भी कहीं से भी जस्टिफाइड मुझे नहीं लगता। इसके अलावा जिस तरह का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उससे मुझे ऐसा लगता है ये जो पी है ना, ये बढ़ के अगर उस रेट पर खुल गया, मतलब इशू प्राइस प्लस ग्रे मार्केट प्रीमियम जो इंडिकेट कर रहा है 20-22% का प्रीमियम, तो अगर वो उस हिसाब से अगर ये उसको ऐड करते हुए अगर ये खुल गया तो ये जो है एक तरीके से रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान ही देके जाएगा अगर आपने उस टाइम ख़रीद लिया तो, ठीक है। आज की तारीख में अगर शेयर मिल भी जाता है तो भी ये ओवर वैल्यूड शेयर है। उसके अलावा QIB जो है उसका कोटा इस शेयर में 75% है। जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं उनका शेयर जो है ना वो 15% है। और जो 2 लाख वाले जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, 2 लाख तक का इन्वेस्ट करने वाले जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनका जो कोटा है वो केवल 10% है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसमें 75% चंक जो है ना इंस्टीट्यूशन के पास होगा और वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो रिटेल इन्वेस्टर है ना उसको माल टिका दिया जाए। तो वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये आपको देखना है। मैंने आपके सामने सारे फैक्ट्स रख दिए कि इसमें जो
रिटेल इन्वेस्टर के पास अलॉटमेंट कम आने वाला है। दूसरी बात ये ओवर वैल्यूड शेयर है, और अगर ग्रे मार्केट का प्रीमियम मिला के अगर ये शेयर लिस्ट होता है तो भयंकर तरीके से ओवर वैल्यूएशन है। तो मेरा निवेदन आप लोगों से ये है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें और उसी हिसाब से कोई रिस्क लें। मेरी शेयर में कोई ख़रीदारी या बिकवाली की राय नहीं है, लेकिन आप कृपया ट्रैप होने से बचें और वैल्यूएशन पे अवश्य ध्यान दें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।